अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपने रोल नंबर चैट पे भेज दें। एक बार हर बच्चा अपने रोल नंबर चैट पे भेज दें। सो लास्ट टाइम हमने ट्रांजिस्टर के जो करंट्स हैं उन्हें डीसी एनालिसिस हमने किया था, जिसमें हमने आईबी, आईसी, आईई और तमाम जो वोल्टेजेस थी और तमाम जो करंट्स थे वो हमने फाइंड किया था। हमने एक एग्जांपल की थी और एक आपको रिलेटेड प्रॉब्लम जो उस एग्जांपल से वो एज असाइनमेंट हमने दी थी। ठीक है, जो लास्ट टाइम जहाँ से हमने छोड़ा था, कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व, या हम इसे लोड लाइन या क्यू पॉइंट फाइंड करना हम उसे कहते हैं। हम आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का एक ग्राफ बनाते हैं और उसे हम कहते हैं कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व। उसमें हम ये कहते हैं कि हम चूंकि जब इनपुट हमने कॉमन एमिटर है हमारे पास ट्रांजिस्टर, हम इनपुट आर बी पे ले रहे हैं, आई बी बेस पे, और आउटपुट हम कलेक्टर पे ले रहे हैं। हम जब इनपुट पे वेरिएशन करेंगे तो आउटपुट पे हमारी वेरिएशन होगी। यानी इनपुट पे अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ तो आई बी मेरा इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, वी बी बी इंक्रीज या डिक्रीज करने से मेरा जो आई बी करंट है वो चेंज होगा। आई बी के चेंज होने से जो मेरा इफेक्ट होगा वो आई सी के ऊपर होगा, क्योंकि आई बी मेरा जो इक्वल है वो है बीटा आई सी। आई सी जो इक्वल है मेरा वो बीटा आई बी है। ठीक है, तो अगर मैं आई बी को चेंज करूंगा तो मेरा जो आई सी है वो चेंज होगा। आई सी जब चेंज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे चेंज होंगे। ठीक है, और उसी तरह वी सी ई पे कुछ चेंज होगा। यानी अगर मेरे पास यहाँ 10 वोल्ट है, अगर मैं आईसी को चेंज करता हूँ करंट को, तो मेरे पास यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चेंज होता जाएगा। अगर आईसी 1 है तो रेजिस्टेंस भी मेरी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट, रेस्ट जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे आएगी। अगर आईसी 2 हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी। वीसीसी चेंज हो जाएगा 8 वोल्ट। इसी तरह अगर मैं ये आईसी चेंज करूंगा, वीसी भी मेरे पास कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, क्योंकि मेरे पास जी जी जल्दी करते हैं लाने के बच्चे सोनी लड़की है। अच्छा, इसमें अब जो मेरे पास वेरिएशन होगी अब ये देखें, ये हमारे पास अगर मैं आई बी ज़ीरो रखता हूँ तो आई सी मेरे पास ज़ीरो होगा और वी सी ई मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब करंट यहाँ पे ज़ीरो होगा तो इट मीन यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी ज़ीरो है। तो सारी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कलेक्टर इमीटर पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आई बी ज़ीरो है तो ज़ीरो पे देखें वी सी ई आपका यहाँ पे आ रहा है। इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जब आई बी भी ज़ीरो है, आई बी ज़ीरो होने से आपका इस रिलेशन से आई सी भी ज़ीरो होगा, तो इनपुट भी आपका रिवर्स वाइस है, आउटपुट भी रिवर्स वाइस है। इट मीन आपका जो ट्रांजिस्टर है वो आपका कट ऑफ रीजन में है। ठीक है, तो कट ऑफ रीजन मीन आपका जो ये रीजन है, ये जो आपका रीजन आ रहा है इसे हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास दोनों
रीजन फॉरवर्ड बाइस है, ये डायोड भी फॉरवर्ड बाइस है, ये डायोड भी फॉरवर्ड बाइस है। तो आपका जो ये रीजन है, ये सीधी लाइन के इस तरफ जो रीजन है, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इसमें हम सिर्फ आईसी हमारा इंक्रीज होता जाता है और जो वीसीई है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज रहती है। ठीक है, अब अगर मैं इसे इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवा रहा हूं तो वो मेरा रीजन होगा इन बिटवीन सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। यानी यहां से जो मेरा रीजन होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वाला ये जो रीजन है, इसे मैं कहता हूं एक्टिव रीजन। ठीक है, और इसके बाद अगर मेरा VCC ग्रेटर देन VCC हो जाए, अगर ये जो वोल्टेज है ये मैक्सिमम इस बैटरी के इक्वल जा सकता है, वो कब जाएगा, जब हमारा IC 0 होगा। तो अगर ये ग्रेटर VCC हो जाए तो ये एक ऐसा रीजन आएगा कि उसे हम ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं, जहां पे आपका ट्रांजिस्टर वर्क करना छोड़ देगा। ठीक है, इस रीजन को हम ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। इस पॉइंट को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका वर्क नहीं कर रहा, ये आपका स्विच ऑन है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑन के काम करेगा, यहाँ पे स्विच ऑफ के काम करेगा। इन बिटवीन यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये एज ए एम्पलीफायर काम करेगा। अच्छा, ये जो आपने ये थ्योरी है, ये आप पढ़ लें, इसमें सैचुरेशन कट ऑफ रीजन वगैरह डिफाइन किया गया। अब एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये भी मैंने की थी, इसमें आपने IB आपको गिवन है और IB के साथ आपको बीटा गिवन है और आपसे ये कहा गया है कि IB 5 माइक्रो एम्पेयर टू 25 माइक्रो एम्पेयर तक आपने इंक्रीज करना है और उसमें इंक्रीमेंट कितनी करनी है, 5 माइक्रो एम्पेयर की। यानी पहले आपने 5 माइक्रो एम्पेयर 10 15 20 25 और आपने निकालना है IC। तो IC क्या होता है, IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो बीटा आपको फिक्स है 100, बीटा 100 मल्टीप्लाई बाय 5 माइक्रो एम्पेयर 0.5 मिली एम्पेयर, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रो एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर। यानी जो फार्मूला है बीटा IB वाला, ये वाला फार्मूला है, IC इज इक्वल टू बीटा IB। बीटा और DC आपको गिवन है, IB आपने चेंज करते जाना है, तो ये 5-6 वैल्यूज आपको मिलेंगी। अब इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, अब IB जब 5 माइक्रो एम्पेयर है तो उसके ऊपर मेरे पास IC कितना है, 5.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसी तरह जब IB मेरे पास 10 माइक्रो एम्पेयर है तो मेरे पास IC 1 मिली एम्पेयर रहेगा। इसी तरह 5 डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर IB की डिफरेंट 5 वैल्यूज के ऊपर मेरे पास IC की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने इस तरह करना। अच्छा, अब ये where would the curve for IB is equal to 0 appear on the graph in figure इतने neglecting collector लीकेज करंट। अगर मैं कलेक्टर लीकेज करंट को निगलेक्ट कर दूं तो IB अगर मेरे पास 0 है तो उसकी ये कर्व कहाँ पे आएगी, ये 5 माइक्रो एम्पेयर है तो 0 मीन यहाँ पे आएगी इस एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यानी IB 0 है तो IC भी 0 होगा। तो IC 0 मीन अगर मैं आपकी डायरेक्ट यहाँ पे करवाएगी IB 0। ठीक है, अब कट ऑफ रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन में मैंने आपको कहा है कि अगर दोनों डायोड इन रिवर्स बाइस वर्क करेंगे तो आपका वो कट ऑफ रीजन होता है। और एक सैचुरेशन रीजन होता है जहां पे दोनों डायोड आपके फॉरवर्ड बाइस होते हैं, ये डायोड भी फॉरवर्ड बाइस होता है, ये डायोड भी फॉरवर्ड बाइस होता है। अब इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट आपने चीज क्या करनी है, हमने अब निकालना है DC लाइन की तरफ जाना है, DC लोड लाइन की तरफ। यानी हमने अब फाइंड करनी है ये वाली लाइन। ये लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे इजी मैंने आपको बताया था, आपने आउटपुट कर्व, आपने किसी भी ट्रांजिस्टर की, इसकी ट्रांजिस्टर की आउटपुट आपने जो इक्वेशन है वो निकालनी है, उससे हम इजीली हम ये जो 2 पॉइंट्स है वो निकाल सकते हैं। अब इसकी आउटपुट इक्वेशन क्या है, अब इसकी आउटपुट इक्वेशन अगर मैं ये सर्किट बनाऊं, मेरे पास एक ये वोल्टेज लगी हुई है, सोर्स, एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे ड्रॉप है। ठीक है, तो VCC
माइनस ICRC माइनस VCE कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूं सर्किट को, तो मेरे पास VCC माइनस ड्रॉप ऑन दिस वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉप ऑन दिस रीजन। तो मेरे पास VCC माइनस ICRC माइनस VCC। अब एक बार, अब मेरे पास देखें एक्स एक्सिस, मेरे पास एक्स एक्सिस पे VCC है और वाई एक्सिस पे ICRC है। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे अगर सेचुरेशन रीजन की बात करूं, तो सेचुरेशन रीजन में IC मेरे पास मैक्सिमम है और VCE जीरो है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं VCE एक बार जीरो पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, तो ICRC, आप यहाँ पे देखें, आपने जब इसे जीरो पुट किया ये जीरो हो जाएगा। तो IC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? IC इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RC। यानी ये जो IC सैचुरेशन है ये किसके इक्वल वैल्यू होगी? VCC डिवाइड बाय RC। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं देखूं ये पॉइंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे मुझे IC जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि IC एक्स एक्सिस पे वैल्यू आती है, वाई एक्सिस पे IC जीरो है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे IC इस इक्वेशन में IC जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। तो VCC इज इक्वल टू VCE हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका VCE देखें यहाँ भी नजर आ रहा है आपको। VCE जो कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है, वो अगर IC आपका जीरो हो जाएगा तो सारी ड्रॉप आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे। जब यहाँ से यहाँ तक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम कहते हैं लोड लाइन। ठीक है, इसे हम कहते हैं डीसी लोड लाइन। कट ऑफ एंड सैचुरेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड इन रिलेशन टू कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स by the use of a load line. Figure 4.14 shows a DC load line drawn on a family of curves connecting the cutoff point and the saturation point. अब ये जो कर्व लोड लाइन कर्व है, ये जहां पर बीटा को कर्व करेगी IB को, ये जो आपकी लाइंस हैं ये IB है। ठीक है, जिसको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, ये जो आपकी कर्व्स हैं ये IB की कर्व्स हैं। जहां पे ये लोड लाइन इनको क्रॉस करेगी, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये आपका, इसको हम कहते हैं Q पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो द बॉटम ऑफ द लोड लाइन इज एट आइडियल कट ऑफ वेयर IC इज इक्वल टू जीरो। ये वो ये हमने आइडियल केस दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, यानी हमने IC को बिल्कुल जीरो रखा हुआ है। IB जीरो है तो इट मीन IC भी हमारे पास जीरो होगा। लेकिन आपने देखा होगा लाइन कुछ यहाँ पे होती है, जैसे हमने ऊपर देखा था कट ऑफ रीजन यहाँ पे बन रहा है। तो ये लाइन यहाँ पे इसलिए होती है कि यहाँ पे IC, चूंकि इन रिवर्स बाइस डायोड रिवर्स बाइस में हमेशा रिवर्स करंट आपका कुछ ना कुछ होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम करंट यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, ऊपर अब एक और जो आपसे क्वेश्चन किया गया था IB इज इक्वल टू जीरो, तो IB की जीरो देखें ये कर्व है। ठीक है, तो आपने जब भी IB अगर जीरो दिया हुआ और आपसे कहा गया हो कि आइडियल डायोड है, तो मीन उसका रिवर्स लीकेज करंट नहीं होगा, तो IB एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी। IB जीरो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे आएगी। The top of the load line is saturation where IC is equal to IC saturation and VC is equal to VCE saturation. In between cutoff and saturation, यानी in between this line and this point, saturation along the load line is the active region of the transistor. अब मैंने आपको पहले बताया ये रीजन हमारा क्या होगा? रीजन सारा एक्टिव रीजन होगा। इस रीजन से ये जो रीजन है यहाँ से लेके ये जो ये डैश डैश वाली जो रीजन है ये हमारा सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन मीन कि दोनों हमारे डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हैं और मैं IB इंक्रीज करता हूं तो IC भी डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह इनके दरमियान वाले को हम क्या कहते हैं? एक्टिव रीजन। इन बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन ट्रांजिस्टर ऑपरेशन लोड लाइन ऑपरेशन इज डिस्कस मोर इन चैप्टर 5। तो वो चैप्टर 5 में हम जाके देखेंगे। अच्छा, डिटरमिन वेदर और नॉट द ट्रांजिस्टर इन इतने इज इन सैचुरेशन एज्यूम VC इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। अब सैचुरेशन में देखें, अगर मेरे पास VCE सैचुरेशन 0.2 वोल्ट है, गिवन है VCE सैचुरेशन मेरे पास
0.2 वोल्ट गिवन है, बीटा डीसी आपके पास गिवन है, आर भी गिवन है, वी भी, ये पूरा सिचुएशन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से आईसी फाइंड कर सकते हैं। आईसी कैसे हम फाइंड करेंगे, वही अगर मैं ये वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई मुझे गिवन है 0.2, ठीक है। तो उस इक्वेशन से अगर मैं आईसी को रीअरेंज करूं, फॉर एग्जांपल वो इक्वेशन कहाँ पर है, ये इक्वेशन है वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। आईसीआरसी को अगर बाकी सारी टर्म्स को इधर ले जाएं तो आपके पास क्या होगा, वीसीसी माइनस वीसीई डिवाइडेड बाय आरसी। तो सिंपल ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, वैल्यूज हम पुट करेंगे तो 9.8 मिली एम्पेयर आ रहा है आईसी सैचुरेशन, यानी जब आपका ट्रांजिस्टर ऑन है तो आपका जो आईसी सैचुरेशन है 9.8 मिली एम्पेयर है, ठीक है। अब वो कह रहा है हमने क्या फाइंड करना है, वेदर और नॉट द ट्रांजिस्टर इन फिगर इज इन सैचुरेशन। क्या ये आई बी हमारा जो, अब आईसी सैचुरेशन करंट आपको पता चल गया, यानी फाइनल जो आईसी की वैल्यू होगी आईसी सैचुरेशन की वो यहाँ पे होगी, ये 9.8 आपको ये पॉइंट मिला है, ठीक है। अब नो सी इफ आई बी इज लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस आईसी, यानी अब आईसी को 9.8 मिली एम्पेयर है ना, तो मेरे पास आई बी जो करंट है वो इतना होना चाहिए कि अगर मैं उसे चेंज करूँ ना तो आईसी की वैल्यू इससे ग्रेटर आनी चाहिए, ठीक है। अब आई बी मैंने निकालना है, आई बी आप उन्हीं वैल्यू से जो आपको गिवन है इसके अंदर, आई बी यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। पहले मैंने आईसी सैचुरेशन निकाला है, यानी मेरे कहाँ कितना करंट है, मैक्सिमम कितना करंट है जिससे ऊपर अगर मैं आई बी की वैल्यू चेंज करूं, अगर उस करंट से और ऊपर मिलेगा मुझे करंट, तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन है, सैचुरेशन में। यानी इस वैल्यू से अगर ऊपर वैल्यू आपको मिलेगी ना 9.8 से, तो इसका मतलब है कि आपका अभी भी सैचुरेशन में है। अगर इस वैल्यू से कम आपको वैल्यू मिले बीटा के ऊपर, तो उसका ये मतलब है कि आप एक्टिव रीजन में काम कर रहे हैं। अब मैंने आई बी निकाला, आई बी मेरे पास आया 0.23 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब अगेन आपने बीटा आई ये वाला फार्मूला लगाना है, क्या इस करंट के ऊपर आपका जो आईसी है वो इससे ग्रेटर तो नहीं आता, अगर ग्रेटर आता है इसका मतलब ये सैचुरेशन रीजन में ही वर्क करेगा, अगर इससे लेस आएगा तो इट मीन कि ये एक्टिव रीजन में आ जाएगा। अब जो गिवन मेरे पास सर्किट है उसके मुताबिक आई बी मेरे पास 0.23 मिली एम्पेयर आ रहा है, और आईसी इस फार्मूले से मैं जब निकालता हूं तो मेरे पास आईसी जो आता है वो 11.5 मिली एम्पेयर आता है। अब this shows that with the specified beta DC, this base current is capable of producing an IC greater than IC saturation. Therefore, the transistor is saturated and the collector current value of 11.5 milliampere is never reached. If you further increase IB, the collector current remain at its saturation value. तो जो करेक्टर करंट है, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसने हमसे यही पूछा था कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो इस वोल्टेज के ऊपर सैचुरेशन में है या नहीं। तो हमने पहले आईसी निकाला जो सैचुरेशन था इस वैल्यू के ऊपर, और उसके बाद हमने आईबी निकाला और आईबी से आईसी निकाला, और हमने देखा जो हमारा अब आईसी आ रहा है वो हमारे इस सैचुरेशन से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रांजिस्टर को इस आईबी ने, इस करंट ने सैचुरेशन में रखा हुआ। प्रॉब्लम नंबर जो 3 है, ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सेम इसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आपने डिफरेंट वैल्यूज के साथ गिवन है। इस पे आपने ये अभी तक असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन हुए थे, 2 पिछले लेक्चर में, तो ये भी उसमें शामिल करें। असाइनमेंट आपने मुझे जब आपका यहाँ पे ऑन होगा कैंपस में, जिस दिन लैब होगी आपने उस दिन सीआर को सबमिट करवानी है, सीआर मुझे जमा करवा देगा, ठीक है। ऑनलाइन आपने सबमिट नहीं करवानी, जिस दिन आपकी मंडे ट्यूसडे जब भी आपकी लैब होगी आप उस दिन सबमिट करवा सकते हैं।
जी सर वो जो आपने पहले जो वाले वो एक मिनट। असाइनमेंट हमने ट्यूसडे को ही सबमिट करवानी है। जी जिस दिन आप लैब में आएंगे, अपनी क्लास में आएंगे लैब में, दोनों एक एक पिछली वाली, ये जो अभी दे रहा हूँ ये वाली आपने नेक्स्ट वीक अच्छा सबमिट सर। करवानी है। सर वो जो आपने वो इससे पहले जो असाइनमेंट दी थी सर, वो आपने पहले कहा था कि आप वर्ड पे भी बना सकते हैं। सर अभी हमने वर्ड पे मतलब बना लिया, तो अब मतलब वो इतनी मुश्किल से बनाई है, तो अब क्या करें, उसका प्रिंट निकलवा के देते हैं, उसको दोबारा टाइप करें वर्ड पे लिखें। तो मैंने कभी नहीं कहा था जिंदगी में, सर मैंने आपने कहा था कि अगर आप मतलब वर्ड पे बना के वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दे तो नहीं वो नहीं भी हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, नहीं। वर्ड पे मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था पिक्स की फॉर्म में आपने गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवा सकते हैं। तो सर अभी हमने वैसे वर्ड पे बना लिया फाइल, तो हम उसकी अब वो वर्ड प्रिंट पे निकलवा के दे दें नहीं आपको। नहीं नहीं, ना 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 ना, वर्ड पे नहीं बनानी वो बच्चे, सर वर्ड वहां पे भी तो सारा वैसे ही टाइप किया है ना। नहीं नहीं, वर्ड पे नहीं बनानी ना। अगर खुद सर टाइप प्रिंट किया निकलवा फिर के तो दे देते ठीक हैं। है, अगर खुद टाइप नहीं किया फिर वो मैं नहीं सर देख खुद टाइप लूंगा। किया सारा, चलिए वो मैं वो देख सारा लूंगा। खुद टाइप किया, तो उसका ठीक, बस प्रिंट निकलवा के दे देना ओके आपको। ओके ओके। सर जो हम लोगों ने आपको असाइनमेंट लिख के देनी है वो A4 पे लिख के दें कि नॉर्मल जो शीट्स होती है उन पे लिख दें? वो मर्जी है आपकी, जो आपके पास इस वक्त मौजूद है पेजेस उस पर लिख के दे दें, लेकिन पेजेस साफ होने चाहिए, ये नहीं कि ओके आपने हाथ से फाड़े हों रजिस्टर किससे। बाहर से आप ले सकते हैं, उसके ओके लाइनिंग वाले पेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन वो साफ होने चाहिए। जी अनस ओके अली। सर वो सेम क्वेश्चन था, वो हैंड ओके लो नहीं किया। ओके। जी राबिया। सर वही क्वेश्चन था ना जो अनस ने किया। सर आपने बोला था कि जो है वर्ड पे भी आप लोग टाइप कर सकते हो, तो फिर हमने उस दिन कर अगर ली थी। खुद टाइप की है ना तो मैं फिर देख लूंगा आपने किस तरह, अगर कॉपी पेस्ट किया वो भी पता चल जाएगा। कॉपी पेस्ट नहीं किया, वो खुद ही टाइप की। ओके, फिर अपने वर्ड्स में करनी थी। अपने जी वर्ड्स में ही। ओके ओके ओके, फिर ठीक है। जी खंसा सही। सर मैंने तो रजिस्टर पे कर दिया, अब क्या करूं? ठीक है रजिस्टर रजिस्टर पे पे। लिखी हुई है, वहां से मैंने पीडीएफ बना के आपको देनी थी। ठीक है रजिस्टर की उसको फिर अच्छे तरीके से जहाँ से आप उसे कट करेंगी ना, हाँ मतलब सर वो सर उसके पेजेस फाड़ के मैं अच्छे तरीके से उसको फाड़ के नहीं ना करें उसको। स्टैपलर करके आपको हाँ दे दूंगी। ठीक, ओके सर तो फिर क्या करूं, मैंने तो उसी में ठीक है किया, ठीक रजिस्टर है, में इतनी बड़ी ओके कैसे ओके लिखूं? ओके ओके। ओके मोर अबाउट बीटा डीसी। अब एक और जो चीज़ है बीटा डीसी के ऊपर, वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर। जो आपका बीटा डीसी है ये आल्सो आपका जो डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर। अगर बीटा डीसी आपका फॉर एग्जांपल गिवन है 10 टू 100, लेकिन अगर आपका ट्रांजिस्टर किसी टेम्परेचर से ऊपर वर्क कर रहा है तो आपका बीटा डीसी हो सकता है चेंज हो जाए। जी बीटा डीसी इज एन इंपॉर्टेंट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पैरामीटर दैट वी नीड टू एग्जामिन फर्दर। बीटा डीसी is not truly constant but varies with both collector current and with temperature. Keeping the junction temperature constant and increasing IC। अब यहाँ पे देखें जंक्शन टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखें और आईसी को इंक्रीज करें, कॉज बीटा डीसी टू इंक्रीज टू ए मैक्सिमम। तो बीटा डीसी आप देखें कैसे, हमारे पास बीटा डीसी क्या होता है, आईसी डिवाइडेड बाय आईबी। ठीक है, अब आईबी जो है हमारे पास वो बहुत ही कम करंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि बीटा डीसी जो आपका डिपेंडेंट है वो आईसी के ऊपर है। अगर आईसी की मैं वैल्यू इंक्रीज करूंगा बीटा डीसी भी इंक्रीज होगा, आईसी की वैल्यू डिक्रीज करूंगा बीटा डीसी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बीटा डीसी की वैल्यू एक तो आपके कलेक्टर करंट के ऊपर। अब यहाँ पे कीपिंग द जंक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ जो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेरा एक ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मैंने आईसी, अब ये चेंज नहीं होता, ठीक है,
चेंज नहीं होता, फिर आपका बीटा डीसी आईसी के साथ वेरी करेगा. A further increase in IC beyond this maximum point cause beta DC to decrease if IC is held constant and the temperature is varied. अगर अब मेरा फार्मूला तो ये है ना, IC ओवर IB, लेकिन अगर ये भी मेरा कांस्टेंट है और मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, हेल्ड कांस्टेंट इज वेरिड, बीटा डीसी चेंज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर. ये आपने ज़हन में रखना है. अगर आपने आईसी कांस्टेंट है आपका, यानी इस कांस्टेंट के साथ आपकी बीटा डीसी की कोई एक वैल्यू आ गई है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या उस पॉइंट का टेम्परेचर जहाँ पे ये डिवाइस पड़ी हुई है, अगर वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बीटा डीसी क्या होगा, changes directly with the temperature. If the temperature goes up, beta DC goes up and vice versa. Figure shows the variation of beta DC with IC and junction temperature for a typical transistor. So this is a BC and collector current आपका ये है, और ये आपका जो है टेम्परेचर है. यानी कि ये अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूं, मेरे पास IC टेम्परेचर है 10, ठीक है. अब मैं इस 10 के ऊपर अगर बीटा डीसी की वैल्यू देखूंगा 55 डिग्री के ऊपर, तो वो ये आएगी. लेकिन अगर वो टेम्परेचर फर्दर मैं यहां पे ले जाता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी बीटा डीसी की. अगर इस टेम्परेचर को, अब आईसी देखें कांस्टेंट है, आईसी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. अब टेम्परेचर अगर मेरे पास 25 डिग्री हो गया, -55 से इंक्रीज करके -15 में गया हूँ, -15 से इंक्रीज किया 25 में, अब बीटा डीसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी. ये बीटा डीसी एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है. अगर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, अब यहाँ से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, अब 25 से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. तो देखें एक ही करंट के ऊपर आपका बीटा डीसी 20 से कितना चेंज हुआ, 60 तक. तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बीटा डीसी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है. A transistor data sheet usually maximum transistor rating. So maximum transistor, like any other electronic devices, has limitation on its operation. These limitations are stated in the form of maximum rating and are normally specified on the manufacturer's data sheet. So किसी भी डिवाइस का, कोई भी डिवाइस है, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, आपकी अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, मैं एक टाइम पे कोई भी शख्स 3-4 से ज़्यादा रोटी नहीं खा सकता, ठीक है. या वो एक शख्स कोई भी अबव 50 kg अगर उसे कहा जाए कि आप एक जो मैस है, वजन है, वो उठा के 1 घंटा खड़े रहे, कोई भी नहीं कर सकता. तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. सेम इसी तरह बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं, और वो लिमिट्स जो हैं वो रेटिंग्स या लिमिट्स वो डिफाइन की जाती हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग शीट के अंदर, ठीक है, जिसे हम डेटा शीट भी कहते हैं. टिपिकली मैक्सिमम रेटिंग्स आर गिवन फॉर कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, collector to emitter voltage, emitter to base voltage, collector current and power dissipation. The product of VCE and IC must not exceed the maximum power dissipation. So आपकी जो VCE और IC है, इसकी जो पावर है, गिवन पावर है, ये इसकी मैक्सिमम पावर डेसिपेशन एक शीट में गिवन होगा, ठीक है. किसी भी आपकी डेटा शीट ट्रांजिस्टर की ले सकते हैं. अब उसमें आपका हम पावर का फार्मूला क्या है हमारे पास, P = VI, ठीक है. P = VI, या आपने ट्रांसफार्मर के दौरान देखा था P = I²R, ठीक है. बेसिकली हम इसी को V = IR होता है ना, V = IR, तो V की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं IR, तो ये I² बन जाएगा. तो एक ही बात है, ठीक है. या ये लिख लूं या ये लिख लूं. तो P = IC VCE ये आउटपुट करंट है ना, IC और VCE आउटपुट के सर्किट का करंट है. तो आपने P = VI करना है. तो अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल गिवन हो कि फाइंड VC इधर आ जाए,
अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन हो ट्रांजिस्टर की वीसी आपको ये गिवन है और आपसे कहा गया कि इसकी पावर डेसिपेशन निकालें, तो सिंपल आपने पी डी डिवाइड बाई वी सी आई सी। अब यहाँ से उसने कहा पावर डेसिपेशन दी हुई है इतने मिलीवाट और वी सी आपको दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट जो फार्मूला आपका लगेगा वो बेसिकली लगेगा वी पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, आई यहाँ से निकालना है तो आई इज इक्वल टू पी ओवर वी। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज वी आपकी ये आ जाएगी मिली वाट और ये आपके आ जाएगी वाट। तो इसे सॉल्व करें तो आपका 41 वाट आ जाएगा। ठीक है, ये जितना जितना मैं यहाँ से आप करवा रहा हूँ उसे बस नोट करते जाएं। प्रॉब्लम रिलेटेड अब एक और क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन हो गए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी उसमें ऐड कर लें। अब पीडी आपका 1 वाट दिया हुआ है। हाउ मच वोल्टेज इज अलाउड फॉर फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर इफ द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग एट इतने आईसी। अब आईसी आपको गिवन है और पीडी गिवन है, आपने वाट निकालना है, वीसी निकालना है, तो उसके हिसाब से आपने फार्मूले को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा 4.3 था जो कि यहां तक आप कर ले, इसको यहां तक। इसका पेज नंबर नोट कर ले, कितना है? पेज नंबर 178। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 5 के ऊपर। चैप्टर 5 में हमारा जो चैप्टर 5 के अंदर 5.1 है, जहां पे हम डीसी लोड लाइन और डीसी बायस सर्किट देखते हैं। सेम वही चीज है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, आप ये कह सकते हैं। चैप्टर 5 में हम डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट जो हमने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया, उसे हम थोड़ा सा तफसील के साथ देखेंगे। अब डीसी बाइस क्या होता है? डीसी बाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि डीसी बाइस हम ट्रांजिस्टर को लीनियरली ऑपरेट करने के लिए हम उसे बाइसिंग देते हैं। बाइस एस्टेब्लिश द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर प्रॉपर लीनियर ऑपरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर। लीनियर ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप इनपुट के ऊपर, हम बेसिकली ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज करते हैं और एक्टिव रीजन में हम उसे यूज क्यों करते हैं? फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। और एम्पलीफिकेशन हम किसकी चाहते हैं? मैं उसे देता हूं इनपुट पे एक साइन वेव, मुझे आउटपुट पे चाहिए एम्पलीफाइड साइन वेव। ठीक है, एम्पलीफाइड मुझे साइन वेव चाहिए। अब देखें, अगर लीनियर ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपने इनपुट पे एक साइन वेव दी, एग्जैक्टली आउटपुट पे भी आपको एक साइन वेव एम्पलीफाइड मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक साइन वेव इनपुट पर दी और आउटपुट पे मुझे कुछ इस तरह की वेव मिल रही है, तो ये लीनियर नहीं है। मीन इसमें कुछ कट लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ से एक सिग्नल कट हो गया और आपके पास इस तरह की वेव आ रही है। ठीक है, ये नीचे वाली आपके पास पूरी वेव आ रही है, ऊपर से आपके पास पूरी वेव नहीं आ रही, उसे क्लिप होगी है, तो इसको हम लीनियर नहीं कहेंगे। ये आपके पास लीनियर है, यानी वो पोर्शन के जब आप उसे इनपुट एक सिग्नल देते हैं तो आउटपुट आपके पास फुल सिग्नल आना चाहिए विद एम्पलीफाइड। If an amplifier is not biased with correct DC voltages on the input and output, it can go in saturation or cutoff when an input signal is applied. अब यहाँ पे या तो ये saturation में गया है या ये कट ऑफ में गया है। अगर आपने एक्टिव रीजन के अंदर काम नहीं कर रहे, हमने बात की थी एक ये रीजन है एक ये रीजन है, इसके दरमियान का जो रीजन है ये एक्टिव रीजन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
अगर आप एक इनपुट वेव फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वो इस तरह की है, तो ये आउटपुट पे जो आपको वेव मिलेगी वो आपको इसके अंदर अंदर मिलेगी, ठीक है। बट अगर आप इस रीजन से बाहर चले जाते हैं, ये देखिए यहां से मेरा सैचुरेशन रीजन शुरू हो जाता है और यहां से मेरा कट ऑफ रीजन शुरू हो जाता है इसके बाद। अब अगर ये साइन वेव मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब ये अगर साइन वेव मैं इसे थोड़ा सा बाहर ले जाऊं सैचुरेशन के बाहर और इसको कट ऑफ के बाहर ले जाऊं, तो अब जो आपके पास वेव आएगी वो किस तरह की होगी? अब वो आपके पास ये यहां से कट लगेगा थोड़ा और यहां से कट लगेगा। हमें तो इसके अंदर अंदर चाहिए ना, ये रीजन भी सैचुरेशन के एक्टिव के अंदर है और ये भी एक्टिव के अंदर है। ये यहां से जो रीजन है ये आपको इतना कट आपको मिलेगा, ये कट है और ये भी कट जाएगा, तो आपके पास एक क्लिप जो है ना क्लिप्ड आउटपुट आएगी जो यहाँ से कट होगी। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल लीनियर ऑपरेशन मीन larger output has same shape as input except that it is inverted। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने एक एम्पलीफायर दिया, उसे आपने ऐसे बाइस्ड किया कि आपने उसे प्रॉपर बाइस किया हुआ है। प्रॉपर बाइस करने के बाद आपने उसे इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल के बाद आपने जब आउटपुट सिग्नल दिया, एक तो वो एम्पलीफाइड है और दूसरा वो फुल शेप में है, उसकी आपको फुल शेप मिली है, उसका कहीं भी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कट नहीं हुआ। दूसरा एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है, उसके अंदर हम आउटपुट वोल्टेज लिमिटेड क्लिप्ड बाय कट ऑफ। अब एक कट ऑफ हमें मिली है, मैंने इनपुट सिग्नल दिया और मुझे यहां से क्या मिला, सिग्नल कटा हुआ मिला है। सेम इसी तरह अगर मैं सैचुरेशन की बात करूं, जी अरसलान दाऊद सर जी, कट ऑफ जो हमारे पास सिग्नल आता है वो यूजेबल नहीं है क्या? कट ऑफ सिग्नल में इंफॉर्मेशन लेस है। आप ये कह सकते हैं ना, आपने एक डब्बा अपनी भाई को दिया कि ये वो को दे आए हैं बादामों का, अब वो आधा किलो बीच में से खा ले, फिर हम आप किधर जाएंगे? यानी उसने 2400 किलो बादाम आते हैं तो 1200 बीच में से खा ले, आप क्या करेंगे? अब मैंने आपको कहा है कि बशीर इधर, मैंने इधर आओ, आपको मैंने एक सिग्नल भेजा है, अब आप तक पहुंचता है बशीर इधर, मैं इधर फंस गया। अब आपको ना पता है, इधर देखो मैं कह रहा हूँ, इधर आओ मैं कह रहा हूँ, इधर बैठो मैं कह रहा हूँ, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, एक असाइनमेंट से रिलेटेड और एक आज इस लेक्चर से जी रिलेटेड। जी 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 सर असाइनमेंट से रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि मैंने जो है ना एक्चुअली ट्यूसडे को मैंने ऑन कैंपस क्लास नहीं ले पाऊंगी, मैं हमने कहीं अर्जेंट जाना है, ठीक है तो अगर वो मैं अगर टाइप फॉर्म में अपनी किसी फ्रेंड को दे दूं तो वो आपको दे ठीक दे तो उस तरीके से वो ठीक रहेगी? ठीक है क्योंकि सर वो हैंड रिटन मुलाकात नहीं होगी तो मैं दे नहीं पाऊंगी। सही है। और सर इससे रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है, जो कट ऑफ वोल्टेज है, जैसे उन्होंने पूछा था कि अगर वो जी जी इस्तेमाल नहीं हो सकती तो सर फिर हम उसको इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? अगर हमने मतलब हमारे पास वोल्टेज कहीं पे ड्रॉप होना चाह रही है, जैसे डीसी में हो रही होती है, तो अगर उसको हम लोग स्विच करना चाहें, डायरेक्टली करना चाहें, तो वो कैसे होगी? हम अपना क्यू पॉइंट चेंज करेंगे, ठीक है। क्यू पॉइंट हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि हमारी कट ऑफ के पास ना जाए। अगर वो कट ऑफ की तरफ जाना भी चाह रही है तो हम उसे इतना इनपुट सिग्नल देंगे कि जितना वो